औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक तक हमने ट्रांसपोर्ट जो पौधे में पढ़ी थी वो वाटर एंड डिज़ोल्व मिनरल था। उसमें जड़ों से पानी और नमकियात एरियल पार्ट्स तक जाते थे। ये हमने सारा इसमें पढ़ लिया है। यानी पौधा जो ज़मीन से पानी और नमकियात जज़ब करता है उसको फिर वास्कुलर बंडल में मौजूद जो जाइलम टिश्यूज़ हैं उनके ज़रिए से एरियल पार्ट्स तक लेके जाता है, यानी पानी को और नमकियात को। फिर उसकी डिटेल में हमने पढ़ ली कि कितना पानी इस्तेमाल हो रहा है, कितना ट्रांसपायर हो जाता है, ट्रांसपरेशन क्या है, ट्रांसपरेशन पुल क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रांसपरेशन और क्या हो गई कौन। उसके बाद फिर इसमें ओपनिंग क्लोजिंग आ गया। तो ये सारा रिलेटेड है किसके, वाटर एंड डिज़ोल्व मिनरल जो जाइलम ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स। मतलब जो पत्तों के अंदर जो फूड बनती है, खुराक बनती है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में, जिसमें पहले स्टेप पे ग्लूकोज बनता है, फिर बाद में उसको अदर कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है। इनको हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। सॉल्यूट्स का तो पता ही है, जो सोल्यूशन में कम मकदार में होते हैं। जो ज़्यादा मकदार में वो सॉल्वेंट, जैसे पानी में आप चीनी नमक डालें तो पानी क्या हुआ है, सॉल्वेंट, और चीनी या नमक जो है वो सॉल्यूट। लेकिन ये ऑर्गेनिक लिविंग मैटर है इसलिए ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हो गए। अब इनकी ट्रांसलोकेशन कैसे होती है, तो इसमें भी वास्कुलर बंडल ही इन्वॉल्व है। लेकिन वास्कुलर बंडल में अब जाइलम नहीं बल्कि फ्लोइम इन्वॉल्व है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वास्कुलर बंडल में दो नुमाया टिश्यूज़ हैं, एक जाइलम और दूसरे फ्लोइम। अब फ्लोइम क्या है, फ्लोइम टिश्यूज़ कहते हैं इसको। ये एक तरह के सेल पर मुश्तमिल नहीं है बल्कि ये डिफरेंट किस्म के सेल्स होते हैं। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व हैं वो एक ही सेल है जिनको सीव्स एलिमेंट्स कहते हैं। तो सीव एलिमेंट्स जब एंड टू एंड आपस में मिलते हैं, सीव इसलिए कहते हैं कि इनमें बीच में यहाँ पे सीव की तरह का स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है दो सेल्स के बीच में। यानी ये जाइलम की तरह से ये जो दरमियान में वॉल है ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होती बल्कि ये पोरस हो जाती है, यानी पोर्स डेवलप हो जाते हैं। तो सीव की शक्ल, सीव कहते हैं जाली को। तो सीव ट्यूब सेल इसी से नाम देते हैं क्योंकि इनके बीच में सीव्स डेवलप हो जाती हैं, पोरस एंड वॉल्स हो जाती हैं। तो इसलिए इनको सीव ट्यूब कह देते हैं। क्यों कह देते हैं, क्योंकि ये सेल्स एंड टू एंड ये सीव एलिमेंट जब आपस में जुड़ जाते हैं तो ये ट्यूब की शक्ल अख्तियार करते हैं, इसलिए हम इसको सीव एलिमेंट्स से सीव ट्यूब्स का नाम दिया जाता है। एक तो ये सीव एलिमेंट्स होते हैं, इसके अलावा इसमें और भी किस्म के सेल्स हैं। जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें कंपेनियन सेल्स हैं, पेरेन्काइमा सेल्स हैं, और कुछ में फाइबर्स भी हैं, सिग्लेराइड्स भी हैं, लेटेक्स कंटेनिंग सेल्स भी हैं। तो इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट आपने इनके नाम याद कर लेने हैं। यहाँ पे ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की बात हो रही है तो इसलिए सीव ट्यूब, और इसमें कंपेनियन सेल्स के हवाले से ही बाकी डिटेल में जाएंगे। तो सीव एलिमेंट्स का जैसे मैंने बता दिया ये सीव एरियाज हैं। मतलब इनमें दो सेल्स के बीच वाली जो दीवार है ये पोरस हो जाती है और सीव की शक्ल अख्तियार करती है, जाली की शक्ल, इसलिए इनको सीव एलिमेंट्स कह देते हैं। और जो ये ट्यूब बनती है इसको सीव ट्यूब कह देते हैं। अब दूसरा इसके साथ अगर ये देखें तो ये ट्यूब एलिमेंट्स, लेकिन इनके साथ ये साथ में इस तरह से कंपेनियन सेल्स मौजूद हैं। यानी अगर ये कहीं ये सीव ट्यूब सेल है तो ये इसके साथ कंपेनियन सेल है, ये मुकम्मल लिविंग सेल्स हैं। ये सीव एलिमेंट्स भी लिविंग सेल्स हैं और ये कंपेनियन सेल्स भी जो है ये भी लिविंग है। अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाता है, तो अगर हम किसी स्टेम को काटें तो इसमें ये इस तरह से स्टार शेप जो है ये जाइलम टिश्यूज़ होते हैं बीच में, और ये साइडों पे फ्लोइम टिश्यूज़ होते हैं। जब पहला स्टेम बनता है तो उसमें प्राइमरी जाइलम होता है,
प्राइमरी फ्लोएम होता है, लेकिन जाइलम भी बाहर को ग्रो करेंगे, फ्लोएम भी बाहर को ग्रो करेंगे। जब ये सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं, यानी पहले प्राइमरी खिलाएंगे, लेकिन जब जैसे ही आगे इनके अंदर माइटोसिस होगी, सेल डिवीजन होगी, तो उन सेल्स को हम कहेंगे सेकेंडरी। उसी से सेकेंडरी जाइलम कहलाएगा और सेकेंडरी फ्लोएम कहलाएगा, यानी जाइलम सेल इनसाइड होंगे और फ्लोएम सेल आउटसाइड होंगे। अब ये इंपॉर्टेंट पैरा है, ये लास्ट वाला इसका, कि ई सीव ट्यूब मेंबर इज एसोसिएटेड वन और मोर कंपेनियन सेल, इसको अंडरलाइन कर लेना है। अब सीव ट्यूब तो समझ आ रही है कि ये ट्रांसपोर्ट कर रही है मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये कंपेनियन सेल क्या कर रहा है? कंपेनियन का मतलब साथी। कंपेनियन सेल क्या हेल्प कर रहा है? तो कंपेनियन सेल एक्चुअली तीन चीज़ें में इसकी हेल्प कर रहा है। तीन चीज़ें कौन सी है? एक तो इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, किसको? सीव ट्यूब एलिमेंट्स को, ताकि ये काम करता रहे। दूसरा, ये इसको प्रोटीन सप्लाई भी करता है, यानी एक नंबर वन सप्लाई क्या कर रहा है? एटीपी। दूसरा, ये इसको प्रोटीन सप्लाई करता है। प्रोटीन क्यों सप्लाई करता है? क्योंकि जब मटेरियल की मूवमेंट होती है तो इनके अंदर टूट फूट होती है, जिसको हम कहते हैं वेयरिंग एंड टेयरिंग इंग्लिश में। तो उसकी रिपेयर, मरम्मत चलती रहती है, इसलिए प्रोटीन सप्लाई ज़रूरी है ताकि उसकी रिपेयर हो। फिर तीसरा काम कंपेनियन सेल क्या करता है? क्योंकि डायरेक्ट जो फूड बनती है पत्तों के अंदर वो सीव ट्यूब्स के अंदर नहीं आती, बल्कि पहले वो कंपेनियन सेल के अंदर आएगी, फिर कंपेनियन सेल आगे सीव ट्यूब को देगा। जब बाहर निकलेगा फूड मटेरियल इससे, तो तब भी यही रूट इस्तेमाल होगा। पहले ये सीव ट्यूब से कंपेनियन सेल में आएगा, फिर आगे जिस सेल को भी इसने सप्लाई करना है। तो ये इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ मटेरियल किसमें? सीव ट्यूब में। ये कौन कंट्रोल कर रहा है? कंपेनियन सेल के थ्रू ही हो रही है। तो ये तीन काम कर रहा है, एनर्जी सप्लाई, फिर प्रोटीन की सप्लाई सीव ट्यूब को, और तीसरा इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सीव सेल्स। तो ये यहाँ तक हो गया फ्लोएम के रेफरेंस से। स्ट्रक्चर के फ्लोएम के अंदर मेन कौन ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है? सीव ट्यूब सेल्स, और फिर कंपेनियन सेल इसकी हेल्प कर रहा है। इसके अलावा दूसरे पेरेन्काइमा सेल्स, फाइबर्स, स्क्लेराइड्स वगैरह भी इसमें शामिल है। यहाँ तक तो हो गया इसके स्ट्रक्चर के रेफरेंस से। फिर आगे है पैटर्न क्या है, तरीकाकार क्या है, किस अंदाज से ट्रांसपोर्ट होती है। तो फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट जो है वो रूट से, जैसे एरियल पार्ट्स तक पानी और नमक आ जाते हैं, वन वे ट्रैफिक है, उसको हम क्या कहेंगे? वन वे ट्रैफिक, के जड़ों से एरियल पार्ट। लेकिन फ्लोएम ट्रांसलोकेशन में ये चीज़ नहीं है। पत्ता, पौधे में बहुत सारे पत्ते होते हैं, ये पत्ते के ऊपर भी दरख्त होता है, नीचे को भी जड़ों की तरफ होता है। तो ये हर तरफ मूवमेंट होती है मटेरियल की, अपवर्ड भी, डाउनवर्ड भी, साइडों पे भी। तो ये टू डायरेक्शनल कह देते हैं इसको, लेकिन ये ऑल डायरेक्शनल कहना बेहतर है। यानी सैप की मूवमेंट पानी और नमकियात की यूनिट डायरेक्शनल है, यानी वन डायरेक्शन, जमीन से पत्तों की तरफ, एरियल पार्ट्स की तरफ। जबकि इसकी मूवमेंट ऊपर, नीचे, साइडों पे, यानी ऑल डायरेक्शन में है। इस पे ग्रेविटी भी इफेक्ट नहीं करती, ग्रेविटी के अगेंस्ट भी ये मूव करता है, नीचे को भी, ऊपर को भी। तो ये इसकी मूवमेंट अपवर्ड, डाउनवर्ड ये मखसूस नहीं है, बल्कि ये ऑल डायरेक्शन में ये जो भी प्रिपेयर्ड फूड है पत्तों में, ये इसकी मूवमेंट होती है। लेकिन इसमें इस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि कहाँ से फूड को कहाँ पे पहुंचाया जा रहा है। यानी जहाँ से फूड को बाहर की तरफ लेके जाया जाएगा उसको एक्सपोर्टिंग पॉइंट का कहेंगे, यानी वहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है, बरामद की जा रही है, दूसरी तरफ भेजी जा रही है। तो इसको नाम देते हैं एरिया ऑफ सप्लाई, या फिर सोर्स नाम देते हैं। ये कौन सी जगह जहाँ से फूड को दूसरी जगह भेजा जा रहा है। और जिस जगह भेजा जा रहा है, जहाँ पे रिसीव किया जा रहा है, तो वो सिंक लाता है। वहाँ पे क्यों फूड की ज़रूरत है? हो सकता है वो हाई मेटाबॉलिक रीजन हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, या फल बन रहा है, या पत्ता डेवलप हो रहा है, रूट टिप बन रही है, या शूट टिप बन रही है। ये एरिया ऑफ हाई मेटाबॉलिक रीजन होते हैं। यहाँ पे एनर्जी चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पे सप्लाई जा रही है, तो इसको सिंक कहेंगे। यहाँ पे अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो स्टोर भी होता है, स्टोरेज भी होती है, तो इसको भी सिंक कहते हैं।
यानी जहां पे फूड पहुंचाई जा रही है वो कहलाएगा सिंक, और जहां से पहुंचाई जा रही है उसको नाम देंगे सोर्स। अब फर्दर इसमें आ जाए तो बार दफा जैसे आपने देखा होगा कि आलू की फसल है, पहले साल क्या हो रहा है कि उसकी जड़ों में आलू लग रहे हैं और फूड आलू के अंदर यानी रूट ट्यूबर के अंदर स्टोर हो रही है। यानी पहले साल वो एरिया को क्या कहलाएगा, सिंक, यानी दूसरी जगह से खुराक वहां पे आके जखीरा हो रही है। तो पहले साल ये सिंक है, लेकिन अगले साल इसी आलू को आप दोबारा जमीन में लगाएंगे तो यहां से एक नया पौधा निकलेगा और जो इसके अंदर फूड स्टोर है तो पौधे के दूसरे हिस्सों ग्रोइंग पार्ट्स में सप्लाई जाएगी। यानी इस साल ये क्या हो गया, एक्सपोर्टिंग एरिया यानी सोर्स हो गया। यानी एक साल ये सिंक रहा, दूसरे साल ये सोर्स बन गया। तो ऐसे ऑर्गन को स्टोरेज ऑर्गन कहते हैं। द एरिया ऑफ सोर्स, इसमें कौन कौन सी जहां से ये सप्लाई हो रही है, इसमें एक्सपोर्टिंग ऑर्गन कहते हैं। खास तौर पर ये कौन सा एरिया होगा, यानी मैच्योर लीफ होगा जहां पे कंटिन्यूसली फोटोसिंथेसिस हो रही है और फूड प्रिपरेशन हो रही है, या वो एरिया जो पिछले साल जिसने खुराक जखीरा की थी अब वो सोर्स का काम करेगा। पिछले साल वो सिंक था तो अब सोर्स हो गया। अब इसमें यानी कैपेबिलिटी क्या है स्टोरेज ऑर्गन में, एक तो स्टोरिंग फोटोसिंथेट यानी फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो सब्सटेंस बने हैं इन एक्सेस ऑफ इट्स ओन, अपनी जरूरत से ज्यादा है उसको स्टोर करने की सलाहियत रखता है। दूसरा फिर ये स्टोरेज ऑर्गन अगले साल ये एक्सपोर्टिंग ऑर्गन होगा, मतलब ये सोर्स बन जाएगा। पहले साल सिंक था तो दूसरे साल सोर्स हो गया है, तो फेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट में यानी एक्सपोर्टिंग फेज में आ जाएगा। बिगनिंग फॉर एग्जांपल इसमें इन्होंने, जैसे मैंने आलू की मिसाल दी, यहाँ पे इन्होंने रूट ऑफ बीट यानी चुकंदर की एग्जांपल दी है। चुकंदर आप जानते हैं सुर्ख रंग की होती है। पहले साल जड़ों में चुकंदर यानी रूट है, फूड जखीरा होगी, तो ये पहले साल सिंक का काम कर रहा है। लेकिन यही रूट पहले साल में, क्योंकि ये बाइएनियल है, बाइएनियल का मतलब होता है ये 2 साल है, 2 सीजन इस पे आते हैं। पेरिनियल में जो है वो 2 से ज्यादा सीजन आते हैं। तो 1 सीजन वाले, 2 सीजन वाले, 2 से ज्यादा सीजन वाले, 2 या 2 से ज्यादा सीजन वाले, 2 वाले को बाइनियल कहेंगे, 2 से ज्यादा वाले को पेरिनियल कहेंगे। तो बीट जो है पहले साल सिंक का काम करेगी, यानी रूट के अंदर फूड जखीरा हो रही है, इस फर्स्ट ग्रोइंग सीजन है। लेकिन अगले साल ये सोर्स का काम करेगी, ये जो बीट है ये फूड सप्लाई करेगी नए पौधे के बनने के लिए। व्हेन शुगर्स आर यूटिलाइज्ड इन ग्रोथ ऑफ न्यू शूट्स, यानी नया पौधा बन रहा है। ये तो हो गया स्टोरेज के रेफरेंस से। तीसरा फिर सिंक, तो स्टोरेज ऑर्गन सिंक पहले साल था, दूसरे साल सोर्स। लेकिन सिंक बाद ऐसी हैं जो स्टोरेज ऑर्गन नहीं है लेकिन रेडिली वो फूड को यूज कर रहे हैं। वो कौन से एरियाज हैं, तो एक्टिव मेटाबॉलिज्म वाले स्टोरेज वाले भी हो सकते हैं। इसमें रूट्स डेवलप हो रही है तो रूट्स यूज कर रही हैं, कोई ट्यूबर्स डेवलप हो रहे हैं जड़ों में तो वहां पे फूड जखीरा हो रही है, जैसे आलू वगैरह है। डेवलपिंग फ्रूट, फल डेवलप हो रहा है तो फल के अंदर जो फूड स्टोरेज है ये सिंक है। इमेच्योर लीव्स, अभी पत्तों ने फूड बनानी शुरू नहीं की, अभी बन रहे हैं तो इनको हम इमेच्योर लीव्स कहेंगे। एंड इवन द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स, यानी जहां पे स्टेम आगे ग्रो कर रहा है, रूट्स ग्रो कर रही हैं, ये भी एक्टिवली यूटिलाइज करते हैं फूड को। अब फ्लोइंग मूवमेंट जो है फ्लोइंग के अंदर कहां से है, फ्रॉम सोर्स टू सिंक इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ड्यूरिंग एक्टिव फोटोसिंथेसिस। और ये कब होती है, जब डे टाइम में जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो ट्रांसलोकेशन है फ्लोएम के अंदर फूड सोर्स से सिंक की तरफ सप्लाई की जा रही है, तो इसके अंदर क्या है, ये किस शक्ल में होती है, क्योंकि आप प्लांट के अंदर अभी तक घुस के नहीं दे सके कि ये फ्लोएम के अंदर अल्टीमेटली जाके देखेंगी वो किस शक्ल में फूड एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो इसलिए इंटरेक्ट सोर्स यूज करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने एक तरीका अडॉप्ट किया है कि एफिड को जानते होंगे, सुस्त तेला या काला तेला इसको कहते हैं। ये पत्ते का रस चूसता है,
इसकी स्टाइलेट्स होती हैं, ये इसकी स्टाइलेट्स दिखाई हुई है। ये पत्ते के अंदर तक इसको सिंज की तरह, यानी टीका जैसे लगाते हैं उसकी सिंज की तरह अंदर को धकेल देता है और फ्लोइम तक पहुंच जाता है, सीव ट्यूब तक, जिसके अंदर जो है ऑर्गेनिक मैटर को ट्रांसलोकेट किया जाता है। तो ये बड़ी आसानी से वहाँ से जो फूड ट्रांसलोकेट की जा रही है उसको ज़ख़ीरा यानी उसको वहाँ से सक कर सकता है। एक्चुअली फ्लोइम से जब फूड ट्रांसपोर्ट की जाती है उस पे अंदर इतना प्रेशर होता है कि जब ये अपने स्टाइलेट यानी अपनी कह लेंगे आम जुबान में ये अपनी लंबी चून सी तरह का जो माउथ पार्ट्स हैं पत्ते के अंदर धकेलता है सीव ट्यूब्स तक, तो उसके अंदर इतना प्रेशर होता है कि ये इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में से होता हुआ जो वो मटेरियल इसके पीछे से एक ड्रॉप की तरह से अपीयर हो जाता है। क्योंकि ये शुगरी होता है, मीठा होता है, इसलिए इसको हनी ड्यू का नाम दिया जाता है। एक्चुअली बायोलॉजिस्ट ने इसी हनी ड्यू को एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद इनको पता चला कि जो फ्लोएम के अंदर मटेरियल ट्रांसलोकेट हो रहा है एक्चुअली उसके अंदर क्या कुछ पाया जाता है। तो उसके अंदर पाया जाता है 10 से 25% ड्राई मैटर, यानी 10 से 25% मतलब ड्राई है तो बाकी कितना, अगर 10% ड्राई मैटर है तो 90% पानी होगा, अगर 25% ड्राई मैटर है तो इसका मतलब 75% पानी होगा। अब पानी को निकाल दें, बाकी जो ये ड्राई मैटर है इसका भी 90% या इससे ज़्यादा किस पर मुश्तमिल है, सुक्रोज पर। ये आ जाता है एमसीक्यूज की दफ़ा आया है। तो मोर देन 90% या 90% जो है सुक्रोज होता है किसका, ये 10 से 25 ड्राई मैटर का। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी होते हैं, वो कितने होते हैं 1%। तो ये हो गया ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के अंदर। उसका फिर पैटर्न क्या है ट्रांसपोर्ट का। इसके अलावा इसमें फिर नेक्स्ट मैकेनिज्म है, ये नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज।